कोई भी इलाका हो, रियासत हो, मुल्क हो या बर्र-ए-आज़म हो, तक़सीम के नाम से ही दिल दहल जाता है। और जब बात होती है हिंदुस्तान जैसे मुल्क की, जहाँ पे हर मजहब के लोग एक साथ मिल-जुल कर रहते हैं और जिन्होंने जंग आज़ादी में एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर के हिस्सा लेते रहे थे, ऐसे में तक़सीम मुल्क का ख्वाब एक दर्दनाक ख्वाब से कम नहीं है। और वो भी ऐसे कौम को, ये नस्लों को तक़सीम किया गया है जिन्होंने जब भी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद किया है, तब उन्हें तक़सीम का दर्द का सामना करना पड़ा है। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के ऐसे तारीखी पन्नों के बारे में जो कि सन 1947 का दौर था, जो कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक ऐसा दौर है जो कि ना तो कोई कभी उसे दोबारा सोचना चाहता है, ना ही दोबारा याद करना चाहता है। इवन ना ही सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि हर वो शख्स जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है, वो उस चीज को दोबारा ना तो कभी होने की सोच सकता है, ना ही उस दौर को दोबारा जी सकता है अपनी कल्पनाओं में भी। वो दौर था दोस्तों 1947 का, जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। बट आज़ादी के साथ साथ हिंदुस्तान को एक काफ़ी दर्द भरा तकलीफ मिला था, जो कि था तक़सीम का दर्दनाक दौर। और ये तक़सीम का दर्दनाक दौर इस तरीके का तकलीफदा था जिसने हिंदुस्तान को पूरे तरीके से तोड़ करके रख दिया, कई हिस्सों में बांट करके रख दिया। यूं तो जो तक़सीम हुई थी वो सिर्फ 2 हिस्सों में हुई थी, जो कि मजहब की बुनियाद पर थी कि हिंदुओं के लिए एक अलग सा देश जो कि हिंदुस्तान है, और मुसलमानों के लिए एक अलग मांग थी कि हमें एक अलग देश बना के दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के नाम से बाद में जाना गया। बट इसके अलावा भी हिंदुस्तान अपने अंदर ही कई हिस्सों में टूट गया था, जो कि प्रिंसली स्टेट्स भी थी। कई जगहों पे हिंदुस्तान टूटने की वजह थी लोकल लैंग्वेजेस, और इसके अलावा बहुत सारे जो वजह थी वो थे रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम। तो इन्हीं सारी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग इन डिटेल जानने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 10th हिस्ट्री का सिलेबस है, चैप्टर 8, जिसका नाम है पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। यानी कि हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद किस तरीके से इन सारी परेशानियों का सामना किया और किस तरीके से इन सभी परेशानियों से लड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए एक अपना अलग पहचान बनाया। और आज के टाइम पे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है, क्योंकि हमने एक साथ मिल करके तारीख के उन दौरों को, उन तकलीफ, उन दर्दनाक दौरों को पार किया है जो शायद किसी के लिए नामुमकिन हो सकता था पार करना। चलिए दोस्तों, बिना किसी इंतजार के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। तो जैसे कि हमारा हिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा था, सो आप लोगों की भारी डिमांड की वजह कर मैं क्रैश कोर्स डे 2 पे आपको चैप्टर 8 पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि सर चैप्टर 8 पढ़ाइए, चैप्टर 8 पढ़ाइए। सो मैं इसी डिमांड को लेकर के चैप्टर 8 यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। सो बात कर लेते हैं कि एज पर जो क्वेश्चन पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से कितना पढ़ना है। सो वो सारी चीजें जो हमें जरूरत पड़ेगी वो सब मैंने यहाँ पे कवर अप कर लिया है इस लेक्चर पे। हमारे बोर्ड पे ऑल डिटेल्स यहाँ पर है। मैं कुछ देर के लिए यहाँ से हट रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे एक बार इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। होप सो कि आपने कॉपी कलम निकाल लिया हो। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लेक्चर जब भी देखने बैठो, कॉपी कलम निकाल लिया करो, कॉपी पे हेडिंग लगाओ टॉपिक के बारे में। जैसे कि हमारा टॉपिक यहाँ चैप्टर 8, चैप्टर का नाम है पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। ठीक है। सो सबसे पहला तो तकलीफ था हमारे देश में, उस वक्त आजादी मिली थी, बट आजादी के साथ हमारा देश डिवाइड भी हो गया था 2 मुल्कों में। अब मुल्कों की जो तकसीम का जो मेन बुनियाद था वो मजहबी था, यानी कि हिंदू और मुस्लिम। इस वजह से यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स है हमारे देश में, प्रिंसली स्टेट्स अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं क्या होता है, तो सिंपल ऐसे स्टेट्स थे हमारे इंडिया में जहां पर गवर्नमेंट्स यानी कि सरकार की हुकूमत नहीं चलती थी। इवन जब अंग्रेजों का दौर था तो अंग्रेजों ने भी यहाँ के जो राजा या जो नवाब थे, जो भी महाराज थे, उनको बहला फुसला के रखा था कि भाई दौर तुम्हारे चल रहा है। वो अलग सी बात थी कि अंग्रेज अंदर से अपना ही चला रहे थे, ठीक है, वो बस दिखा रहे थे कि आपका ही चल रहा है। मतलब ऐसा कोई भी जगह जहां पर वो गवर्नमेंट का आपका कानून ना चले, एक पर्टिकुलर राजा हो उसका ही अपना वहां पे बादशाहियत चल रहा है, तो उसको हम कहते थे प्रिंसली स्टेट्स, जो कि आजादी से पहले यानी कि 1947 से पहले हुआ करती थी। अब वो चीजें नहीं रह गई हैं, वो सब चीजें खत्म हो गई, क्योंकि अब गवर्नमेंट सिस्टम है, सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम था यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो राजी नहीं हो रहे थे हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए। कुछ का ये मानना था कि मैं पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता हूँ, कुछ का ये मानना था मैं आज़ाद ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि राजाओं को ये डर था कि भाई अगर हम शामिल हो जाते हैं हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का किसी का भी अगर हम हिस्सा बनते हैं, तो हमारी जो नवाबी है, जो हमारी हुकूमत है, वो तो छीन जाएगी। हमें भी एक आम आदमी की तरह रहना होगा अगर हम गवर्नमेंट का सिस्टम पे नहीं है तो, यानी कि अगर हम गवर्नमेंट में एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो। इस डर से भी बहुत सारे लोग शामिल नहीं होना चाहते थे। तो इन्हीं सारी चीजों को डील करने के लिए एक यहाँ पर
कमिटी बनाई गई थी जिनका नाम था इंटरिम गवर्नमेंट, और ये बना था हमारा 5 जुलाई 1947 को, जिनका हेड यहाँ पे बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहिब जी को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पे बनाया गया था। मैंने नाम आधा लिखा है, बट नाम उनका हम यहाँ पे पूरा लेंगे। ओके, इनकी ली गई थी। अब इन्होंने जब इनको बनाया गया तो इनका मेन काम ये था कि भाई आप राजाओं से, नवाबों से बात कीजिए कि उनको ये हौसला दिलाइए, वो जाके वहां बात करे तो लोगों को ये भरोसे दिला रहे थे कि नहीं, जो आपका था वो आप वैसे ही रहेंगे, बट आपको यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ ही रहना है, आपको पाकिस्तान की तरफ नहीं जाना है, और ना ही आप आजाद होकर के अपना स्टेट यहाँ पे अपना कानून चला सकते हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे इंडिया पे एक तरह का कानून चले और आप एक छोटा सा जो हिस्सा लेकर के स्टेट वहां पे आपका कानून चले। तो ये चीज उनको समझाया गया, बहलाया गया, फुसलाया गया, बट फिर भी बहुत सारे लोग नहीं माने। तो आखिरकार जितने भी प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंदर लिया गया था उस सभी में ऑलमोस्ट यहाँ पर फौजी कार्रवाई की गई थी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी का यूज किया था, फौज को सीधा उतारा था स्टेट में, एंड देन वहां पे डायरेक्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से कब्जा किया गया था, ताकि वो हिंदुस्तान के अंदर रहे, छटपटाए के यहाँ वहां ना भागे। ठीक है, सो यहाँ पे 3 प्रिंसली स्टेट्स है जिनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ और कौन कौन थे, मतलब उनकी मदद किन लोगों ने की थी इस काम में। तो वहां पे उन्हें मदद मिला था वीपी मेनन एंड महाराजा पटेल के तरफ से। महाराजा पटेल चेंबर ऑफ प्रिंसेस के एक सदर थे, तो इन लोगों ने काफी हेल्प किया था इन कामों में कि प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से इंडिया में ही यहाँ पे रखा जाए। अब देखिए और क्या प्रॉब्लम्स थी। एक तो प्रॉब्लम्स थी राजा नवाबों की अपनी मर्जी, दूसरी प्रॉब्लम थी हिंदू और मुस्लिम की, क्योंकि जो पार्टीशन का जो मेन रीजन था वो यही था, हिंदू एंड मुस्लिम। तो इस वजह से भी प्रिंसली स्टेट्स में काफी तरीके की प्रॉब्लम्स आई थी। सबसे पहले यहाँ प्रिंसली स्टेट्स वो जूनागढ़, जो कि गुजरात की एक जगह पे है। ठीक है, एग्जैक्ट कहाँ पर है वो हमें जानने की जरूरत भी नहीं है फिलहाल के लिए, बट इतना जान लेते हैं जूनागढ़ गुजरात की एक जगह में थी उस वक्त। और यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, आप ऐसा कह सकते हैं हम कि ज्यादातर ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू की थी। सो इस वजह कर जूनागढ़ क्या था, जूनागढ़ चाहता था कि वो हिंदुस्तान में शामिल हो, पर द ट्विस्ट ऑफ द प्लॉट इज कि जूनागढ़ का जो हुकूमत था, यानी कि जो वहां के राजा थे वो मुस्लिम थे, वो मुसलमान थे। अब यहाँ पे मैंने एक चीज यहाँ पे नहीं लिखा है, ना ही मैंने जूनागढ़, हैदराबाद, यहाँ मैंने किसी भी प्रिंसली स्टेट्स के राजा के नाम नहीं लिखे। बोलो क्यों? वो मैंने आपके लिए छोड़ा। छोटा सा काम है, इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स के जो भी राजा थे, जो भी वहां के नवाब थे, उनका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, सो दैट हमें ये मालूम चले कि आप मेहनत अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। ओके, सो सर्च आउट कीजिए बुक से देख करके, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए, देन हम उसको करेक्ट भी करेंगे। तो ये एक रीजन था कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू थी, तो वो चाहते था कि भाई हम हिंदुस्तान में शामिल हो, बट चूंकि इनका जो नवाब थे जूनागढ़ की वो थे मुस्लिम, तो वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ शामिल होना, पर ऐसा हो नहीं सका था। देखो 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया था कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, बट आखिरकार 1949 में वो इंडिया में शामिल हो गया, क्योंकि जब आवाम ही नहीं राजी था तो अवाम ने इनकी सत्ता ही पलट के रख दी, अवाम इनके ही विरोध चला गया, उन्होंने इनके ही खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। और यहाँ पर अच्छा खासा मौका था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जी के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर फौजी कार्रवाई भी की और सेना की मदद से यहाँ पर जूनागढ़ को इंडिया में शामिल कर लिया। तो ये था थोड़ा सा किस्सा जूनागढ़ का। देखो अगर हम इनके बारे में पूरा डिटेल जानने जाएं तो मैं एक टॉपिक के ऊपर, मतलब सिर्फ जूनागढ़ के ऊपर ही पूरा का पूरा एक डिटेल 15 से 20 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ। हिस्ट्री इतनी बड़ी है, बट चूंकि हम एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और जो भी हमारा जो एग्जाम है वो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है, सो उसके लिए जितना हमें मटेरियल चाहिए हम बस उतना ही पढ़ रहे हैं। ये मत सोचना कि इसकी हिस्ट्री बस इतनी ही थी, हिस्ट्री बहुत है, हम उसमें से छाट के उतना पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, जिससे हम अपना आंसर लिख करके वहां से अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर पाए। क्लियर है सारी चीजें? बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे आता है हमारा हैदराबाद। अब हैदराबाद यहाँ के भी नवाब थे मुस्लिम, ओके, बट यहाँ की मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो थी हिंदू की। 85% पॉपुलेशन जो थी यहाँ की वो हिंदू की थी। अब हैदराबाद के जो नवाब था वो, ऐसा बहुत से जगह मैंने पढ़ा है कि भाई उनका पहले ऐसा कोई शुरू रुझान नहीं था कि वो पाकिस्तान में जाएंगे, हिंदुस्तान में जाएंगे, वो किसी में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अकेला रहे, खुद मतलब अपना रियासत बना के उनको अपना ही हुकूमत कायम रखना था हैदराबाद में। बट पता नहीं दिमाग से पैदल थे ना क्या, हैदराबाद हिंदुस्तान के बिल्कुल बीच में पड़ता है। अब बताओ हिंदुस्तान के बिल्कुल बीच में मतलब वो पड़ रहा है, तो क्या पूरा सबको छोड़ करके बीच में वो जगह खाली कैसे रखा जा सकता है? पॉसिबल था नहीं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर एक ऑपरेशन यूलो हुआ था जो कि वहां के अवाम के द्वारा ही चलाया गया था।
यानी कि वहां के जो रहने वाले लोग थे हैदराबाद में, उन्होंने 13 सितंबर 1947 को ऑपरेशन यूलो करके इनका भी सत्ता पलट दिया। और यहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा एक फौजी कार्रवाई हुई और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ये इंडिया में हमारा शामिल हो गया। ओके, बात करते हैं कश्मीर की, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है। इवन आज के टाइम पे भी कश्मीर का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है और ना जाने कब ये सॉल्व हो पाएगा फिलहाल के लिए। ओके, सो कश्मीर, यहाँ पर देखिए कश्मीर में एक नेशनल लीडर थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। तो ये आजादी से पहले से ही इनकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान में ही कश्मीर रहे, मतलब इनका ये कोशिश था कि भाई जो कश्मीर है वो इंडिया के साथ ही रहे, पाकिस्तान पे ना जाए। ओके, ये चीज है। और कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम आप हमें बताएंगे, बट यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ जो पीपल्स थे यहाँ पर, उनका तो मुस्लिम आबादी थी कश्मीर में ज्यादा, अभी भी है। सो ये क्या चाहते थे कि भाई ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तो इस वजह से, और जो भी यहाँ के नवाब थे, जो भी राजा थे, वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे एक्चुअल में। बट यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने मौका देख करके कश्मीर में अपनी फौज उतारने की कोशिश की थी ताकि वो कश्मीर को अपने कब्जे में ले सके। तो उसी के अगेंस्ट में यहाँ जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने मदद मांगी हिंदुस्तान से, यानी फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारी मदद की और यहाँ पे भी फौजी कार्रवाई हुई और आखिरकार पाकिस्तान को पछाड़ करके कश्मीर को हिंदुस्तान में लिया गया। बट फिर भी हिंदुस्तान कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा, जिसको पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। देन यहाँ पे हिंदुस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करवाया था यहाँ के राजा से। तो कश्मीर में इसके वजह कर इस पेपर की वजह कर, ये जो भी हुआ था साइन यहाँ पर, इसके वजह कर वहां पे कुछ अपने ही कानून चलते हैं, अपने लॉज चलते हैं। और आर्टिकल 370 जो था हमारा यहाँ पर, जो कि अभी हटा दिया गया है। आर्टिकल 370 किस ईयर में हटा था वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। दो काम मैंने आपको दिया है कमेंट करने के लिए, देखते हैं आप में से कौन ये दोनों का आंसर सही दे पाता है फिलहाल। ओके, सो आर्टिकल 370 तो हटा दिया गया था, जिसकी वजह कर काफी सारे प्रॉब्लम्स भी हुई थी, बट उन प्रॉब्लम्स को लड़ करके खत्म किया गया। अभी फिलहाल कश्मीर का सिचुएशन बेटर है, बट पूरे तरीके से नहीं है, क्योंकि उस पर अभी भी तो कुछ हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो अगर पूरे ही तरीके से वो अगर हमारे हिस्से में आ जाता है तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल देखते हैं वो कब हो पाता है। तो ये थी हमारी कहानी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की। ओके, सो ये एक तो प्रॉब्लम था यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स का। दूसरा प्रॉब्लम आता है रिफ्यूजी का। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जब डिवाइड यहाँ पर हुआ था हिंदुस्तान का, तो बहुत सारे लोग, ऐसा बताया जाता है, अब एक रफ डाटा है, अब एक्चुअल कितने लोगों की मौत हुई थी, एक्चुअल कितने लोगों का घर यहाँ पर उजड़ा था, वो तो बताना पॉसिबल नहीं है, बट एक अंदाजे के अकॉर्डिंग 3 लाख से 5 लाख तक लोगों की जान गई थी, मतलब जो मारे गए थे इन दंगों फसादों में। और कुछ 20 से 30 करोड़ के आसपास लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान, इन लोगों का आना जाना हुआ था। यहाँ से वहां लोग गए थे, लोग वहां से यहाँ पे लोग आए थे। सो इस वजह कर बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए थे, तो वो तो एक रिफ्यूजी थे, ठीक है। पहले तो सब एक देश था, बट चूंकि बंटवारा हुआ तो वो तो अब दूसरे देश के माने गए। तो रिफ्यूजी थे, तो उनका ही प्रॉब्लम हुआ, उनको जगह नहीं मिली यहाँ पर। तो बहुत से लोग जो पावरफुल थे उन्होंने किसी की जमीनों पर कब्जा कर लिया, या जहाँ पे जमीन को खाली मिली वहां कब्जा कर लिया गया। बट बहुत से लोग इसके काबिल नहीं थे, तो भाई उन्हें इनफैक्ट 2 वक्त के खाने के लिए भी वहां पर काफी ज्यादा जद्दोजहद यानी कि स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो उन सारी चीजों को भी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व किया गया, ठीक है। देन पार्टीशन एंड ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोरीज। अब इससे मैं उतना डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं फिलहाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना बात करने की हम बहुत सारी बातें यहाँ पे कर सकते हैं इसके ऊपर। इतना ही जानना जितना मैंने आपको बता दिया अभी। और इसके अलावा डील किया गया आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके लोगों को सेटल किया गया हर जगह पे। और इसके बाद भी कुछ लोग इसमें ऐसे थे रिफ्यूजीज में जो यहाँ पे मजबूरी में फंस गए थे, मतलब वो जाना चाहते थे पाकिस्तान, तो बाद में उनको भी मौका मिला तो वो चले गए, जिनको मौका नहीं मिल पाया वो यहाँ ही रह गए फिलहाल के लिए। ओके, ये जो चीज मैंने आपको बताई लास्ट में, ये है बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है कि वो जो भी दर्दनाक एक दौर गुजरा है तारीख के पन्नों में, उसको किसी तरीके से मतलब लोगों को बताया जाए। तो बहुत सारे बुक्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, जिसमें से एक बुक का नाम मुझे याद है, खुशवंत सिंह ने सर ने लिखा था यहाँ पे ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ पे मलाई कृष्ण जी ने लिखा है ट्रेन टू इंडिया। लॉन्ग शैडो एक बुक लिखी गई है जिसमें द पार्टीशन ऑफ इंडिया उसका नाम है। एक दूसरा बुक है जो कि विटनेस ऑफ पार्टीशन अ मेमोयर, जो कि बाल राम नंदा जी ने लिखा है। इसका मेमोरीज ऑफ सोल्जर्स,
जो कि वजाहत हुसैन जी ने लिखा है। तो यहाँ पर ये सारी किताबें लिखी गई हैं। सो मेक श्योर कि जो 5 किताब का मैंने आपको नाम बताया है, ये नाम आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से MCQs में ये क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स में या स्टेटमेंट असर्शन जो होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो। सो फिलहाल हमें चैप्टर 8 में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद एक चीज़ है लास्ट में कि लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया को किस तरीके से हैंडल किया गया, कहाँ कहाँ पर कौन सा देश किस तरीके से बना है। सो फिलहाल मैं उसे अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको अगर हम कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में उसको अलग से कवर कर लूंगा। बट फिलहाल अगर हम उसे अभी छोड़ भी देते तो हमारे जो एग्जाम होने वाला उसमें हमारा इतना सही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें समझाई हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर के बारे में, वो आपको A to Z अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हुई होगी और सारी चीजें आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर उसके बाद भी किसी भी तरह का डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में वो डाउट मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई फटाफट करके वो डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जाते जाते, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का कंटेंट जो कि माध्यमिक यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलता रहेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम के लिए। एंड इवन नोट्स भी आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए हर एक चैप्टर का पर्टिकुलर आपको यहाँ पे मिलेगा। नोट्स लेने के लिए नीचे दिए गए मेल पे आप मुझे ईमेल कीजिए, आपको नोट्स यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जिन्होंने मुझे ऑलरेडी मेल कर दिया था मैंने सबको नोट्स भेज दिया, और जो रह गए हैं प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, उनको भी मिल जाएगा अभी तक। खास करके जो कि इंग्लिश मीडियम में जो कि इंग्लिश के नोट्स मांग रहे थे उनको ही शायद नहीं गया है सिर्फ, बाकी उर्दू के लिए मैंने सभी को भेज दिया। इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको मैं करेक्शन करके फटाफट हिस्ट्री का नोट्स कल ही शेयर कर दूंगा। यानी कि 3 तारीख को हिस्ट्री का नोट्स इंग्लिश वालों ने जो भी मांगा उनको मिल जाएगा। ज्योग्राफी के नोट्स के लिए 1 से 2 दिन और थोड़ा सा वेट करना होगा। सो प्लीज अपना थोड़ा सब्र जिस तरीके से बनाए रखें उस तरीके से बनाए रखें, और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बरकरार रखें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लाने के लिए। सो फिलहाल बहुत हो गई बातें, हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे हिस्ट्री के किसी और चैप्टर के बारे में। इवन आप नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि भाई आपको किस चैप्टर पे चाहिए हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो। ओके, यानी कि हिस्ट्री क्रैश अगर मैं अपनी तरफ से पिक करूंगा तो मैं सीरीज वाइज यानी कि 2nd चैप्टर पहले लूंगा, उसके बाद हम सीरीज वाइज चलेंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई चैप्टर पहले चाहिए आप नीचे कमेंट कीजिए, जिस चैप्टर के बारे में डिमांड ज्यादा होगा मैं उस चैप्टर पर पहले वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहे। टेक केयर टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।